तो आज का जो टॉपिक होगा वो अति महत्वपूर्ण होगा, खास करके हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए। और जिनका 100 नंबर का हिंदी है वहाँ भी आपको ये मदद करेगा आपको, क्योंकि जो आपके जो जिनका सब्जेक्ट है हिंदी का 10+2 में, तो उनको भी यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आज का टॉपिक। और पिछले क्लास में हमने भाषा के बारे में पिछले क्लास में हमने भाषा के बारे में बताया था। भाषा, लिपि और हिंदी का परिचय दिया था, खड़ी बोली ये सब के बारे में बताया था। लिपि, बोली, उपभाषा सब में क्या अंतर है वो भी बताया था। और जो संवैधानिक पहलू हैं भाषा के तहत वो सब हमने चर्चा किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो वहां से भी 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 75 आपका पूछे जाएंगे जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसमें हिंदी हिंदी के। और जिनका 10+2 में हिंदी है वहां तो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। तो दोनों सेक्शन में आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट और आप लोग को नॉलेज भी है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है कि रिवीजन करना है। सभी लोग हर्षई दीर्घई पढ़ ही रखे हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग सब समझते ही हैं। बस थोड़ा सा मैं आपको क्या करूंगा कि रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में यहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने भाषा और लिपि के बारे में बताया था। अब यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका ध्वनि से होगा। जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वर्ण और ध्वनि से होगा। तो कोई भी भाषा, ठीक है, जो भी हम उच्चारण करते हैं वही ध्वनि है। जो हमारे जो भी मुंह से निकलता है, जो भी हम आवाज निकालते हैं वही एक प्रकार से क्या है, ध्वनि होता है। और भाषा की सबसे जो छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वही ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ध्वनि के बारे में। देखिए क्या है कि वर्ण और ध्वनि में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग आज का जो चैप्टर है, देखिए सबसे पहले तो व्याकरण जानिए होता क्या है। जिससे हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना सीख ले वही व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण क्या है, तो जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना और पढ़ना सीख ले। व्याकरण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, जैसे आप लोग को पता होगा। वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है और चिन्ह विचार है। ये चारों विचार अगर आप जानते हैं तो आप भाषा को क्या करेंगे कि आप शुद्ध लिखिएगा। ठीक है, तो वही है कि जब हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखते हैं, ठीक है, तो व्याकरण का काम है कि हमारी जो भाषा है उसको शुद्ध शुद्ध लिखने में और बोलने में मदद करता है। जैसे हम बोले कि राम आम खाती है, तो आप तुरंत बोलिएगा खाती नहीं होगा, खाता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है राम क्या है, मेल है। तो उसी प्रकार से आप लोग समझ जाते हैं कि कहाँ एरर है। तो हिंदी में तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, क्योंकि हमारा वो लैंग्वेज नहीं है तो हम लोग उतने अच्छे से उसके मीनिंग को नहीं समझते हैं, तो वहां पर एरर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हिंदी में तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण क्या होता है कि हम लोग के लिए, खास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से वही भाषा बोलते हैं और वही भाषा ज्यादा पढ़ते हैं। इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हिंदी में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज में, तो आप आसानी से अगर नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो ऐसे भी आप 40 नंबर ले आइएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ के जाइएगा तो आप 45, 50, 60, 65 नंबर आराम से स्कोर कर लीजिएगा। 70 में 75 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 60 तक आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। और वर्ण क्या है कि उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस किसको कहा जाता है, वर्ण, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। जैसे अ है, तो अ को आप तोड़ सकते हैं, नहीं टूटेगा। जैसे आधा क है तो उसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। तो च है, आधा हलंत जिसमें है, ठीक है, तो वो सब आप तोड़ नहीं सकते। तो ये सब क्या हो गया, आपका वर्ण हो गया। ठीक है, तो यहां पर समझ गए होंगे कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका ध्वनि है। और ध्वनि
में ही जो मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है वही आपका वर्ण कहलाता है। और बहुत सारे वर्णों का जो समूह है जो कि अक्षर है, अक्षर जिसका क्षर नहीं हो, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, अक्षर वहीं से आया है, ठीक है। तो वर्णमाला क्या, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्या कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को, हाँ वर्णमाला जो है 52 ही है, यहां मिस्टेक है, ये सुधार लीजिएगा, ठीक है। कई कई किताब में अलग अलग लिख देता है, लेकिन यहां तक जानिए कि वर्णमालाओं की संख्या 52 है, ठीक है। मैं इसको सुधार ही देता हूं, आप लोग भी थोड़ा सा जो भी नोट्स है उसमें सुधार लीजिएगा, मैं टाइपिंग सुधारवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए जिसमें कि यहाँ पे स्वर वर्ण की संख्या 13 लिख दिया है, यह भी 11 ही होगा, जो आपका 11 ही स्वर वर्ण होता है, 33 व्यंजन वर्ण होता है और 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो मूल व्यंजन आपका 33 होता है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 11 स्वर वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया कि 2 अयोगवाह जो है अंग अह को भी जोड़ दिया है। अंग अह वास्तव में स्वर नहीं होते हैं, ये ना तो स्वर होते हैं, ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये इनको अयोगवाह कहा जाता है, अंग और अह को, ठीक है। तो स्वर वर्णों की संख्या याद रखिएगा 11 है, टोटल वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है वर्णों की संख्या, तो टोटल 52 वर्ण है, जिसमें आपके 11 स्वर्ण है, 2 अयोगवाह है, अंग और अह। तो स्वर वर्ण, स्वर मतलब स्वर, स्व बोला जाए मतलब किसी के सहायता से नहीं, ठीक है, किसी के सहायता से नहीं बोला जाए उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसको व्यंजन कहते हैं। स्वर से क्लियर, स्व मतलब स्वयं वह हो, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो ये याद रखिएगा। स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है आपका 11, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है 52, याद रखिएगा वर्णों की संख्या कितनी है 52, स्वरों की संख्या कितनी है 11 है, जिसमें 33 आपका क्या है मूल व्यंजन है और जो 4 है आपका संयुक्त व्यंजन है। 4 क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है, जिसमें आपका क्या है 33 व्यंजन है, 4 जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए स्वर वर्ण यहां पर लिखा हुआ अ आ ई, देखिए ये है हर्ष ई, ये है दीर्घ ई। इसको जब हम पढ़ते हैं तो दीर्घ ई में थोड़ा लंबा बोलते ई, ई, ठीक है। जब छोटा बोलते हैं वो छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा री, ये सब सारे आपके, ठीक है, ए आई ओ औ, ये सारे आपके क्या हो गए स्वर वर्ण हो गए। ये क्या हो गया आपके स्वर वर्ण। गिन लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या याद रखिएगा, नोट्स में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। स्वरों की संख्या कितनी है 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है 11 है, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। साउंड प्रॉपर जा रहा है आप लोग को, साउंड प्रॉपर जा रहा है, कहीं कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं यहां पर, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 11 है, ये मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए व्यंजन है, व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है 33 है। व्यंजन की संख्या मूल व्यंजन कितने हैं 33 है। तो उसमें आपका जैसे कवर्ग हो गया, कवर्ग हो गया क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ ज झ, ठीक है। ये सब क्या है आपका य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए 25 हो गए। 5 5 का है 1 2 3 4 5, 5 गुने 5 कर लीजिए, यहां तक आप करते हैं तो आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ठीक है, ये टोटल 5 गुने 5 कर लिए तो ये कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। 25 किस प्रकार के व्यंजन है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है 25 है। तो आप लोग पढ़े ही होंगे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, बड़ी न, त थ द ध न, छोटी न, जिसको बोलते हैं प फ ब भ म, ठीक है। तो ये जो प फ ब भ म तक है आपका क्या कहलाता है स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाएगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक समझ गए होंगे व्यंजन। अब फिर से बताते हैं वर्णों की संख्या कितनी है 52, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो स्वर वर्णों की 11, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है तो व्यंजन की संख्या 33 है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है मूल व्यंजन हो गया 33 और संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गया 4, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर अंतस्थ। अंतस्थ में आपका कौन सा आ जाता है य र ल व, ये क्या हो गया आपका अंतस्थ हो गया, य र ल व अंतस्थ, ठीक है। उष्म,
तालम्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, यह क्या है आपकी 4, ठीक है। और संयुक्त का तो हमने बताया ही, अक्षा तर ज्ञा। तो अक्षा जो बना है वो क और मूर्धन्य स्व से मिलके बना अक्षा। जैसे तरह बनता है आपका, ये क्या हो गया आपका अक्षा। फिर तरह हो गया तो और र मिल करके बना, ठीक है, तो त्र हो गया आपका। तो इस प्रकार से इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जो कि दो व्यंजन के ही सहायता से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन आपके 4। तो यहां तक 25, 4, 29, 4, 33 ही मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 है, ठीक है। तो इन व्यंजनों की रचना, जो संयुक्त व्यंजन है उनकी रचना दो व्यंजनों से मिलकर के होती है, वो यहां पर लिखा गया है। अक्षा किससे मिलकर के बनता है? तो ये सब डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, अक्षा, तरह और ज्ञा। जैसे संयुक्त पूछ देगा या उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4। तो सिर्फ यहां पर एक याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन 25, बाद बाकी आपका 4 4 ही है। तो ये याद रहेगा आपको, ठीक है। हाँ, उष्मा उत्पन्न होगा, इसलिए उसको उष्ण बोलते हैं, ठीक है। ये उष्म जो बोला जाता है, उष्मा उत्पन्न होता है जब आप बोलते हैं तो गर्म हवा निकलती। आगे चर्चा करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, वहां तक हमको पहुंचने दीजिए, ठीक है। तेजी से पढ़ा देंगे, आधे से 1 घंटा में आपका शब्द विचार, वर्ण विचार दोनों कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ रखे हैं तो ज्यादा टाइम हम यहाँ पर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क और आपका मूर्धन्य स मिल करके क्या बनता है? आपका अक्षा मिलता है। त और र मिल करके त्र बनता है। ज्ञ, ज और न मिल करके स्र, जो आपका तालव्य स्व और र मिलके स्र बनता है। तो आप लोग समझ गए। अब ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो अंग और अह जो होता है आपका अयोगवाह होते हैं, और यह ना तो स्वर्ण होते हैं पूर्णता और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग क्या होता है? स्वर के बाद और व्यंजन के पहले होगा। इसका प्रयोग कब होगा? स्वर के बाद और व्यंजन के पहले होता है। यह भी याद रखना है कि जो भी आपके अयोगवाह हैं इनका प्रयोग स्वर के बाद होगा, ठीक है। ना ही ये स्वर है ना ही व्यंजन है, ये बीच वाले हो गए, ठीक है। ये हमेशा स्वर के बाद आएंगे और व्यंजन के पहले आएंगे। अब देखिए, मेन रूप से वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट, उसी प्रकार से यहाँ पे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से, अब आप इसको समझिए, ठीक है। अब देखिए, स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, यानी स्वयं बोला जाने वाला, जो किसी की सहायता ना ले, बिना किसी सहायता के जो बोला जाता है उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या 11 है, बस ये याद रखना आपको, इसकी संख्या 11 है। अ से शुरू कीजिए और औ तक जाइए, बीच में री एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। यहां तक तो हम लोग पढ़ते हैं अ आ हर सही दीर्घ ई या बड़ा ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ या हर्ष ऊ, यही चीज हुआ हर्ष, जो कम समय में बोला जाए, जिसमें आप हर्षीकार लगाते हैं, जैसे ये ई हो गया। अभी मात्रा के बारे में भी बताएंगे, दीर्घ ई में हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो जब लंबा जाए ई, इसको अगर पढ़ेंगे तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं अ आ ई ऊ, थोड़ा लंबा टाइम लेगा, डबल टाइम लेता है। री हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये सॉरी, यहां पर इसमें आपका अ हो गया, हर्ष के बारे में जब आगे पढ़ाएंगे, हर्ष और दीर्घ, ठीक है। तो ये आपका अ हो गया, ये ई हो गया, ये ऊ हो गया, ये री हो गया। ये चारों क्या हैं? आपके हर्ष हैं। क्या हैं? हर्ष हैं। ये चारों क्या हैं? आपके हर्ष। तो आपके स्वर वर्ण में भी हर्षों की संख्या कितनी है? जो हर्ष है वो छोटा वाला कितनी है? 4 है। यानी आपका ओ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके हर्ष स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जो 7 हैं, चूंकि 11 हैं, तो बाद बाकी जो 7 हैं वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे, ठीक है। हर्ष स्वर 4 हो गया आपका, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बाद बाकी जो 7 हैं वो आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो यहां तक समझ गए होंगे आप लोग, यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ और ओठ का प्रयोग आपके स्वर वर्ण में नहीं होगा। यानी कंठ, अ बोलिए, कंठ का ही प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पे आपका जीभ होठ सटेगा भी नहीं, ठीक है।
तो कंठ एवं तालु का जहां प्रयोग हो, जैसे आपका बोल सकते स्वर में अ, आ, ठीक है, सिर्फ कंठ का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और यहां पे आपका जीभ सटेगा भी नहीं, तो जीभ होठ का प्रयोग नहीं हो, तो उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका मूल स्वर जिसको हर्ष स्वर बोलते हैं, और दूसरा आपका दीर्घ स्वर जिसकी संख्या हमने अभी क्लियरली आपको बता दिया, ठीक है। तो हर्ष आपके हो गए 4 और दीर्घ हो गए आपके 7, ठीक है। तो दीर्घ आपको पता है अ और अ मिलकर के आ बना, छोटी ई दो मिला दीजिए तो दीर्घ ई बन जाता है, यानी दो की मात्रा क्या हो गया, जैसे ओ दो स्वर मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, ठीक है। दो स्वर ई मिलकर के छोटी वाला ई, ठीक है, तो दो जो है हर्ष मिलकर के दीर्घ बनाता है, तो यही हो गया आपका दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, जो कि आप उच्चारण स्थल के स्थान पर, यानी ये भी कह सकते हैं जो लंबा टाइम ले, दुगुना टाइम ले, उसको दीर्घ बोलते हैं, जो हाफ टाइम ले वो आपका क्या हो गया, हर्ष हो गया। और एक और होता है, ठीक है, लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है, जो 3 गुना टाइम लेता है, लास्ट में देखिए यहां पे लिखा हुआ हो, उसको क्या बोला जाता है, देखिए लास्ट में होगा, वो सबसे लास्ट में दिया गया है, उसको बोलते हैं प्लूत वर्ण। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूत वर्ण। तो उसको जैसे ओम, ओम बोलते हैं, सीधे ओम नहीं बोलते, ओम क्या बोलते हैं, ओम, एक लंबा यानी 3 गुना टाइम लेते हैं हम, ठीक है। तो ओम ये क्या है, आपका प्लूत वर्ण है, तो ये याद रखिएगा। तो स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर में आपका सॉरी 11 हो गया, जिसमें आपका हर्ष हो गया 4 और दीर्घ स्वर हो गए आपके 7। उम्मीद करते हैं कि आपको स्वर वर्ण अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई प्रकार से यहाँ बांट करके यहाँ पे आपको पूछ सकता है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो स्वरों की सहायता से, ठीक है, ये तो हो गया आपका स्वर। अब व्यंजन वर्ण, जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं, यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका व्यंजन वर्ण कहलाएगा। जैसे क बोलते हैं, तो क में क्या होता है कि आपका क तो रहता ही है, साथ में आपका अ भी रहता है, ये दोनों मिल करके क कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आ गए। तो यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो जो भी वर्ग का है, कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, ये सारे क्या हैं, आपके व्यंजन है। और उसमें भी स्पर्श व्यंजन है, क्या है, उसमें भी आपके स्पर्श व्यंजन है, जिसमें आपका तालु कंठ ये सब जीव आपस में स्पर्श करता है। इसकी संख्या 25 है, इसकी संख्या 4 है, इसकी भी संख्या 4 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो भी है 25 जो है वो स्पर्श में आएगा। उसके बाद आपका य र ल व वो आपका आ जाएगा अंतस्थ में, य र ल व ये अंतस्थ हो गया। उष्म, उष्म में देखिए आपका जो भी आपका तालम्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, ये जो आएगा आपका किस में आएगा, तो उसमें आएगा। आप देखिएगा तो इसमें गर्म हवा आपके मुंह से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर वही चीज लिखा गया है, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक जो 25 हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें भी क्रमशः कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ का सबका प्रयोग यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आ जाइए अंतस्थ व्यंजन। तो य र ल व ये क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है। और यहां पर क्या लिखा गया वो देखिए, ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, जो जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटान से उच्चारित होते हैं, ठीक है। इसमें तालु का यूज भी होगा, जीभ का यूज भी होगा, दांत का भी होगा और ओठ का भी होगा, ठीक है। तो ये सब जो भाषा का जो निर्माण हुआ है व्याकरण के, वो आपके बोलने के जो उच्चारण स्थल है वहां से हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए अंतस्थ में, बस आप लोग इतना जानिए 4 होते हैं और उसमें आपका य र ल व, ठीक है, इतना ही जानिए। बाद बाकी आप लोग माथा पच्ची मत कीजिएगा ज्यादा। उसके बाद आपका है उष्म व्यंजन हो गए आपके 4, जिसमें आपका तालम्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह है। बस इतना जानिए 4 है, बाकी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए कोई भी जो व्यंजन बोलते हैं उसमें आपका स्वर्ण वर्ण छिपा हुआ रहता है। जैसे क है तो क आधा क और अ छिपा हुआ, च है तो आधा च और अ छिपा हुआ है, ख है तो आधा ख और अ, ख अ मिल करके पूर्ण ख बनता है, म में म और अ मिल करके म बनता है।
तो आपका स्वर्ण वर्ण की सहायता से जो बोला जाता है वही आपका व्यंजन होता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी जहां के मुंह के जिस भाग से बोला जाता है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। अब देखिए कंठ से क्या क्या बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको पूछेगा कि कंठ से कौन कौन सा शब्द बोला जाता है। तो आपका अगर आप बोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके कंठ से ही निकल जा रहा है। ठीक है, देखिए कहीं ना ही आपका तालु स्पर्श करेगा, ना ही जीभ स्पर्श करेगा, ना ही ओठ करेगा। देखिए अंदर कंठ से ही निकल गया। क, तो ये गौर करके भी अगर आप करेंगे तो आप यहां पर बना सकते हैं, वो कंठ हो गया। जहां पर ई, ठीक है, तो यहां पर तालु का प्रयोग होगा च देखिएगा तालु जो है उसमें सटेगा, च जो आपका जीभ है वो जाकर के तालु में सटता है। तो मूर्धन्य री मूर्धन्य में क्या होगा, आपका जीभ घूम करके ऊपर, ठीक है, सटता है, र, ठीक है। तो ये सब आप लोग गौर करके, मूर्धन्य कौन सा हुआ, दंत कौन सा हुआ, तवर्ग जो है आपका स ल, ये सब आपके दंत से होता है, ओष्ठ से। जैसे ऊ, देखिए ऊ, दीर्घ ऊ बोलिए तो आपका ओठ का प्रयोग होगा। तो आप वहां पर भी जब बोलेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बोल करके आप देखिएगा तो आप निकाल लीजिएगा जो चार ऑप्शन में से क्या होगा। ठीक है, तो वह हो गया आपका दंतोष्ठ और दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ दोनों का प्रयोग। जहां कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग होगा वो कंठोष्ठ हो गया। उसके बाद आपका कंठ तालव्य हो गया, जहां कंठ और तालु, ए ऐ, तालु और कंठ दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद जहां नाक से आप निकालते हैं, ना, या, ठीक है, मा, ना, तो ये सब में क्या होता है कि नाक का प्रयोग होता है, तो उसको नासिक बोलते हैं। क ख, ये नीचा में ये सब अलजिन वर्ण, ये खास करके उर्दू शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए यहां पे घोष और अघोष, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में घोष अघोष के बारे में पूछ सकता है आपको। ठीक है, स्वर तंत्रियों के नाद के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया, एक आपका अघोष हो गया, दूसरा घोष हो गया। तो हर वर्ग का जैसे पहला दूसरा व्यंजन क्या होगा आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, अघोष कहलाता है। ये याद रखिएगा, जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, पवर्ग है, टवर्ग है, पहला दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला और दूसरा याद रखिएगा, पहला दूसरा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसको अघोष बोलते हैं। और हर वर्ग का पहला और दूसरा, क हो गया जैसे ख हो गया, ठीक है, च हो गया, छ हो गया, तो ये अघोष वर्ण हो गया। जैसे त हो गया, थ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ठीक है, तो प हो गया, फ हो गया। ये पहला और दूसरा जो होगा वो हरेक वर्ग का आपका क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। और तीसरा चौथा पांचवा शब्द जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका घोष कहलाता है। तो यहां पर लिखा हुआ अच्छे से, अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो अघोष कहलाते हैं। और जितने भी वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, उसका पहला और दूसरा, ठीक है, पहला एवं दूसरा जो आपका व्यंजन है, शब्द है, वो आपका क्या है, आपका अघोष है, बाद बाकी घोष होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है और कुछ नहीं है, वही चीज यहां लिख दिया गया है। तो बस ये याद रखिएगा, घोष अघोष। अघोष जिसमें कंपन नहीं हो, क बोलिए, ख बोलिए, तो आपको कहीं कंपन दिखाई नहीं देगा, तो अघोष हो गया। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है और घोष में आपका कंपन होता है। और आपका जितने भी वर्ग हैं उसके आपके तीसरे चौथे पांचवें जो शब्द हैं या वर्ण हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, या व्यंजन हैं, व्यंजन ही है ये घोष और अघोष। तो आप बोल सकते हैं जितने भी वर्ग है उसके तीसरे चौथे पांचवें जो आपके व्यंजन हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ साथ आपका ये तो मौ तक है ही, साथ साथ य, र, ल, व, ये भी एक प्लस कर दीजिएगा। य अंतस्थ वाला, अंतस्थ जो है य, र, ल, व, और आपका ह जो आपका उस्म में है तो उस्म का ह, उस्म का ह, और यहां पर जो है आपका उस्म जो आपका तालम स्व, मूर्धन्य स्व,
और दंत स्व में ये कीजिए, तालम्ब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, जो उसमें है वो आपका क्या है, अघोष है। तालम्ब स्व, एक चीज याद रखिएगा, अब फिर से यहां सिंपल सा हम लिख देते हैं अघोष। अघोष क्या हो गया, जितने भी वर्ग हैं, चाहे वह कवर्ग है, कवर्ग हो, चाहे चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, ठीक है, सबके पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो आपका क्या होगा, अघोष होगा। और साथ साथ उसमें व्यंजन, उसमें में भी आपका तालम्ब स्व, ठीक है, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ह को छोड़ करके ये सारे आपके अघोष है। बाद बाकी जो है वो घोष है, बाद बाकी क्या हो गया, वो आपका घोष हो गया। सिंपल सी बात है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि घोष और अघोष में क्या अंतर है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घोष और अघोष अच्छे से समझ गए। पहला, घोष जितने भी वर्ग हैं उसके पहले और दूसरे, प्लस आपका क्या हो गया कि आपका कौन सा, अघोष में कवर्ग चवर्ग पहला दूसरा व्यंजन, ठीक है, और उसमें आप जोड़ लीजिएगा पहला दूसरा के साथ साथ अभी आपको क्या बताया था हमने, अंतस्थ वाला, ठीक है। तो ये आपके य रो ल वो ये सारे अघोष हो गए और बाद बाकी सारे घोष हो गए। तो इस प्रकार घोष ध्वनियों की संख्या कितनी है, 31 है। तो अघोष का कितना हो जाएगा, तो टोटल व्यंजनों की संख्या हमने, इस प्रकार घोष की संख्या 31 हो गई, 31 नहीं होगा, ठीक है, ग क ख ग घ अंग 1 2 3 4, ये उल्टा पुल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, ये 13 हो गया। तो टोटल संख्या अगर जोड़ लीजिए तो टोटल 33 ही है। तो यहां पर ये 13 हो गया, जैसे क ख 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, ठीक है। 13 आप घटा दीजिए तो यहाँ टोटल 20 हो जाएगा, ये गलती लिखा, अघोष ध्वनि की संख्या टोटल आपका 20 हो जाएगा। 1 2 3 4 नहीं, 20 प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, 13, तो ये हो गया, और प्लस आपका, तो यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा 15 वो हो गए, और प्लस य र ल व 4 ये हो गया, प्लस 1, हाँ ठीक है, ये 20 हो गया। तो ये अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक कैसे कर देता है इतना ब्लंडर, ठीक है। ये 20 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो जो घोष हो गया अघोष, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, अघोष की संख्या टोटल कितनी हो गई, 13, तो घोष कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नया टॉपिक जो है अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो यहां पर उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो आपका एक हो गया अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण। एक हो गया अल्प प्राण, एक महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, तो मुंह से हकार की ध्वनि भी ना निकले, तो उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का जितना भी ऑड संख्या है, जैसे ऑड में कह सकते पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, जैसे कवर्ग का हो गया, पहला हो गया कवर्ग में क, तीसरा हो गया ग, फिर हो गया अंग, ठीक है। तो इसमें आपका दूसरा होता है ख, और दूसरा और आपका चौथा होता है घ। तो दूसरा चौथा क्या हो जाएगा आपका महाप्राण, और बाद बाकी क्या होता है ऑड वाला 1 3 5 जो नंबर पे है उसको याद रखिएगा, वो आपका अल्प प्राण होता है। किसी भी, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण जो आपका व्यंजन वर्ण है, ध्यान से समझिए। अल्प प्राण, सबसे पहले तो वर्ग आप समझ रहे हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या हमने आपको 33 बताया, तो ये आप पहले समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद जैसे अल्प प्राण और महाप्राण को आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, तो कैसे जानिएगा, तो आपका जितने भी वर्ग हैं, कवर्ग हो पवर्ग हो, ठीक है, कवर्ग होता है आपका, चवर्ग होता है, पवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, ठीक है। तो
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग बाद में चलिए यहां कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसका जो है आपका पहला, जैसे कवर्ग का क हो गया पहला, दूसरा पोजीशन ख का है, तीसरा ग का है, चौथा घ का है, पांचवा अंगा का है। तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी क ग अंगा ये आपके अल्प प्राण हैं। बाद की जो दूसरा और चौथा जो इवेन पोजीशन पे है वो आपका महाप्राण है हर एक वर्ग का। और साथ में आपका जो है एक और पॉइंट, जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी आपके अल्प प्राण में ही आते हैं, जैसे य, र, ल, व, ये भी आपके क्या हैं, अल्प प्राण में ही आते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण में अगर पूछे आपका ख क्या है तो आपका क्या हो जाएगा, ख क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। लेकिन अगर ग पूछे, क पूछे और अंगा पूछे तो वो कौन सा वर्ग में आ गया आपका, अल्प प्राण में। पहला, तीसरा, पांचवा वही चीज लिखा हुआ है अल्प प्राण में। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण बहुत कम हो या ना के बराबर हो वो अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम, तृतीय और पंचम यानी ऑड पोजीशन पे जो आपका व्यंजन वर्ण है वो आपका अल्प प्राण है। और साथ साथ अंतस्थ व्यंजन जो है वो आपका क्या है, य, र, ल, व, वो भी आपका अल्प प्राण है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है, अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। अब भी समझ नहीं लगा तो आपने हिंदी नहीं पढ़ा है कभी। अब आ जाइए महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण एक अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले, महाप्राण कहलाता है। जैसे हर वर्ग का आपका जितना भी, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो भी इवेन पोजीशन पे है, जैसे कवर्ग का हो गया तो क हो गया पहला पोजीशन पे, ख हो गया दूसरा पोजीशन पे, ग हो गया तीसरा पोजीशन पे, घ हो गया चौथा पोजीशन पे, अंगा हो गया पांचवें पोजीशन पे। ठीक है, तो जो सम वाला है ख और घ ये क्या है आपका महाप्राण। ऐसे भी बोलिए ख, घ, पूरा पूरा निकलता है अंदर से लंबा एक, ठीक है, ध्वनि। या यहां पे कह सकते हैं कि हकार निकलता है अंदर से, मुंह से गर्म हवा निकलता है। तो ये सब बस जान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बस बना लीजिएगा, ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, यानी वही चीज लिख दिया ख, घ, छ, ज। ठीक है, तो ऐसे हमने बता दिया कि आपका जितना भी ओड पोजीशन पे है यानी 1, 3, 5 पे है वो आपका अल्प प्राण है, बाद बाकी दूसरा महाप्राण है। अंतस्थ वाला एक आप याद रखिएगा, इसमें हमने पढ़ा था जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी अल्प प्राण है। और जो उसमें व्यंजन है उसमें हो को छोड़ करके तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, ये सारा क्या है आपका क्या है, तो ये महाप्राण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अल्प प्राण महाप्राण भी हो गया। अब आता है बालाघात, अनुतान और संगम। बालाघात जब हम बोलते हैं तो किसी जब स्वर पे या स्वराघात या अक्षर या शब्द पे जब बल दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बालाघात। जैसे दिन और दिन, तो दोनों दिन में अंतर होता है। एक दिन मतलब दिनहीन, गरीब हो गया, एक दिन मतलब होता है दिन रात वाला। तो यहां पर भी जिस जैसे दिन बोलते हैं तो सीधे दिन, दीन दयाल। ठीक है, तो यहां पर जो गरीबों में दयालुता लाता है, जो गरीबों पे दया रखता है तो उसको हम दीन दयाल बोलते हैं। तो एक दिन आपका दीर्घिकार वाला हो गया, ठीक है, और एक दी ये हो गया। इसका दिन का मतलब हो गया दिन रात वाला, और ये दिन मतलब हो गया आपका जो गरीब है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है बालाघात या स्वराघात क्या होता है, बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। बालाघात का प्रभाव बोलने और समझने पर पड़ता है। जैसे शब्द का उच्चारण कीजिएगा तो शब्द का ढंग से उच्चारण कीजिएगा तो सामने वाला समझ लेगा आप कौन सा दिन बोल रहे हैं। तो दिन शब्द में कोई बालाघात नहीं है, पर दीन शब्द में दी गई वर्ण पर बालाघात काम करता है। इसी से दिन और दिन इन दो शब्दों के अर्थ में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। एक दिन मतलब दिन रात जिसमें आपका बालाघात नहीं है, लेकिन जब हम दीन बोलते हैं तो दीन मतलब गरीब हो गया। ठीक है, अब आ जाइए अनुतान। उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। स्वर लहर के कारण शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अच्छा, 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 तो अलग अलग है। ठीक है,
तो आप अच्छा को ही 3 तरीका से बोलते हैं, ठीक है। एक प्रश्नवाचक अच्छा, ठीक है, एक आश्चर्य अच्छा, ऐसे बोलते अच्छा, तो आश्चर्यचकित करते हैं, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो सामान्य कथन में जैसे राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा मतलब गुड, एक अच्छा तो ये हो गया, एक हो गया अच्छा, ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया, और एक हो गया आपका विस्मयादि बोधक में आ जाएगा आपका आश्चर्य सूचक, अच्छा इतना बड़ा था, अच्छा, तो अच्छा ही बोला गया, लेकिन यहाँ पे जो उच्चारण हुआ वो अलग अलग तरीका से हुआ, तो वही आपका अनुतान कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, यह कलम राम की है, ठीक है, यह कलम राम की है, एक क्वेश्चन क्या आश्चर्य, यह कलम राम की है, और एक समान कथन है, यह कलम राम की है, ठीक है। तो आप यहां पर एक आश्चर्य में जब लगा दिए तो विस्मयादि बोधक दे दिए, तो यही आपका अनुतान हो गया। बाकी अब देखिए संगम, शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौनवा अवस्था विरामावस्था को संगम कहते हैं। संगम होने या ना होने से वाक्य अर्थ में अंतर पड़ता है। जैसे दवा खाना, ठीक है, दवा खाना मतलब दवा खाना मतलब जहां दवा मिलता है। एक दवा और खाना जब अलग बोलेंगे तो दवाई खाने वाली बात हो जाएगी, तो दोनों शब्द एक ही है, दवा खाना। लेकिन जब आप बोलते हैं साथ साथ बोल दिए तो दवा खाना मतलब दवाई की दुकान, और दवा खाना मतलब दवा खाना, तो एक प्रकार से दवा को खाना है, तो ये शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाए। दवा पीली है यानी पीली मतलब येलो कलर, और एक कह रहा दवा पीली है यानी दवा आपने पी लिया है। तो देखिए शब्द वही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि शब्द का संगम के हिसाब से यहां बट रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन उम्मीद नहीं करते आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर है तो हमने बता दिया, ठीक है। जैसे क ख तो आधा ख अ मिलके ख कंप्लीट बनता है, आधा चे और च और अ मिलके च बनता है। संयुक्त अक्षर आपको समझ में आ ही गया। जैसे कमल को तोड़ने बोलेगा, तो कमल को अगर तोड़ने बोलेगा तो कैसे तोड़िएगा, क आधा क फिर अ, फिर क्या हो जाएगा प्लस म, आधा म, फिर अ, फिर प्लस ल, आधा प्लस अ, यही हो जाएगा कमल, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहां पर हो सकता है पूछ दे कि आप वर्ण विच्छेद करके दिखाइए। जैसे किसान है, तो किसान में देखिए ये हो सकता है पूछेगा आपको, ठीक है। अब किसान में देखिए मात्रा जैसे होता है, जैसे हम लोग ई की मात्रा है, जैसे हम सिंपल सा लिख देते अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री, ठीक है। तो मात्रा में अ का मात्रा तो कुछ नहीं होता, जैसे क हो गया तो क, लेकिन जब अ लगाते हैं तो आकार की मात्रा हम खींचते हैं। फिर अगर हम ई लगाते हैं तो हर्ष ई लिखते हैं मात्रा में, फिर ये दीर्घ ई लिखते हैं, फिर हर्ष उ लिखते हैं, फिर आप दीर्घ उ लिखते हैं, फिर आपका री ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो वही चीज यहां पर है, जैसे किसान है तो किसान में आप ऐसे लिखते हैं, तो ये हर्ष ई है तो क आधा का, फिर हर्ष ई, फिर स, फिर आकार है तो आ, ठीक है, फिर न, फिर अ, आधा न अ, तो ये आपका क्या हो गया किसान, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अब आ गया प्लुत वर्ण, जिसमें तिगुना समय लगे। जैसे हर्ष में आधा, फिर आपका जैसे अगर अ बोले तो वो हर्ष हो गया, लेकिन आ बोले अ जो अ मिलकर के क्या बन गया आ बन गया, तो वो दीर्घ हो गया। और प्लुतो क्या हो गया तिगुना टाइम ले ले, ओम, डायरेक्ट ओम ऐसे नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते ओम, ठीक है। तो ये तिगुना टाइम लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वर्ण समझ में आ गया होगा। अब ओवरऑल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओवरऑल देख लेते हैं, बहुत लोग को समझ में आया होगा, हो सकता है बहुत लोग को एक बार में समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन फिर से हम समझाने का टोटली प्रयास करेंगे तेजी से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखिए यहां से निश्चित तौर पे एक दो प्रश्न पूछेगा, खास करके घोष अघोष, या आपका अयोगवाह कितने हैं, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। हाँ, व्यंजनों में आपका स्वर लुप्त रहता है और व्यंजन स्वर्णों की ही सहायता से बोली जाती है। गर्मी बहुत है, मौसम भी आज खराब है, ठीक है। आज क्या आप लोग को 50% भी समझ लगा कि नहीं, ये पहले बताइए।
जो हमने बताया उसका 50% भी क्या आप लोग को समझ लगी? फिर से एक बार थोरोली करते हैं। सबसे पहले जो आप बोलते भाषा उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जैसे कोशिका विज्ञान में सबसे छोटी इकाई मानव शरीर में हमने सेल्स बताया था, जैसे तत्व का परमाणु हो गया, उसी प्रकार से जब हम भाषा बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई आप जानिए ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि। उसके बाद जिस ध्वनि का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या हो गया? जो वर्णों का समूह है उसको हम वर्णमाला कह दिए। वर्णमाला की संख्या टोटल हमने 52 बताई। कितनी बताई? तो 52। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52, जिसमें स्वर वर्ण की संख्या 11 है, 2 अयोगवा है, 2 कितना है? अयोगवा, अंस्वर और अह, अंस्वर अह अयोगवा है, और आपका 33 व्यंजन है तथा 4 संयुक्त व्यंजन है। बस इतना आपने समझ लिया, 11 ही है। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है। 5 5 है तो 5 25 हो गया, ये याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, अंतस्थ में आपका य र ल व है, अंतस्थ हो गया, ये 4 हो गए, ये भी व्यंजन वर्ण के ही पाठ हैं। उसमें आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स ह आ गया, ये भी 4 हैं, ये भी आपके क्या है? व्यंजन ही है, मूल व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन में आपका अक्ष, तरज्ञा, जो स्र, यानी जो जब 2 व्यंजनों के मिलकर के बने उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसमें आपका अक्ष क और मूर्धन्य स्व मिलके बना, तर, त और र मिलके बना है, ज्ञा, जा और न मिलके बना है, स्र, स और र मिलके बना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जब 2 व्यंजनों के सहयोग से बने तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इनकी संख्या 4 है, यानी स्वर की संख्या 11, व्यंजन की मूल व्यंजनों की संख्या आपका 33, और फिर आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद यहां पर वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जिसमें आपका स्पर्श व्यंजन 25 हो गया, कवर्ग से आपका पवर्ग तक, अंतस्थ य र ल व, उसमें आपका तालम स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो वही चीज यहां पर चर्चा किया गया था। अब उच्चारण स्थल के स्थान पे जो जहां से बोला जाता है कंठ से बोला जाएगा, अ क ख ये सब जो है ये कंठ से बोला जाता है। वो कवर्ग, विसर्ग, ह ये सब कंठ हो गया। तालु जो जिसमें तालु सटता है, तालु से, ये आप बोल बोल के देखिएगा। ठीक है, उसके बाद घोष अघोष के बारे में हमने बताया कि जो भी जितने भी आपके व्यंजन वर्ण हैं वो 2 प्रकार के भी यहाँ पे बांटे गए हैं, एक अघोष, दूसरा घोष। ठीक है, तो यहाँ पे घोष अघोष क्या होता है? उसके कंपन के आधार पर, यानी हमने बताया हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो आपका अघोष होता है। क ख, जैसे च छ, ये अघोष हो गया। बाद बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? अघोष होता है। तो ये याद रखना है, सॉरी, अघोष होता है कौन सा? तो हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये याद रखिएगा, क ख, ये अघोष हो गया। बाद बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा वो क्या हो जाएगा आपका? वो अघोष हो जाता है। और एक चीज और, उसके साथ आपका क ख च छ ये तो होता ही है, साथ साथ आपका जो उस्म का तालम्ब स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ये भी आपका क्या होता है? अघोष में ही आता है। तो उस्म का भी 3 लेटर, तालम्ब स, मूर्धन्य स और दंत स, ये आपका किस में आता है? अघोष में आता है। यानी हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, साथ साथ उस्म का आपका तालब्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये सारा आपका किस में आ जाएगा? अघोष में। बाद बाकी जो भी है वो घोष में है, 2 ही है ही। तो ये तो आप समझ ही गए। अल्प प्राण, महाप्राण में जो भी आपका जिस पोजीशन पे हमने बताया था, पहला, तीसरा, पांचवा जो ऑड पोजीशन पे है वो आपका क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और साथ साथ आपका अंतस्थ व्यंजन य र ल व, वो आपके अल्प प्राण है। बाद बाकी क्या हो जाएंगे? आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही समझना था और कुछ है नहीं। बालाघात, जिस पे बल दे करके बोला जाए, जैसे दीन और दीन में अंतर, अच्छा, 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 तो ये अच्छा का ही विस्मयादि बोधक है, प्रश्नवाचक है, तो इसको हम लोग बलाघात या स्वराघात कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बस समझने के लिए है। आपको पूछेगा तो वही पूछेगा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण या वर्ण विच्छेद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा यह टॉपिक। ठीक है, आज थोड़ा सा रहने देते सर, बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं जिससे समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुझे हिस्ट्री समझ में परेशानी हो रही है। हिस्ट्री आपको समझ में परेशानी हो रही है तो टेंशन नहीं लें, जो आपका प्राचीन इतिहास से मैं पढ़ाऊंगा उसको कंटिन्यू रखूंगा, तो आप लोग अच्छे से समझ में
समझ लीजिएगा। देखिए मैथ उनको दिक्कत हो रही होगी जो बहुत दिनों से मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, बाद बाकी लोगों को उतना दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। देखिए तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है बहुत लोग मैथ पढ़ना बहुत दिन से छोड़ रखे हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, ठीक है।